नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक ऑडियो पे। मैं वैभव द्विवेदी आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं पृथ्वीराज सिंह द्वारा लिखी गई फर्स्ट एंड हाफ डार्लिंग का अध्याय 2। तो इंतजार किस बात का है, चलिए फिर शुरू करते हैं। बेड पर पड़े हुए डॉक्टर राज को वकील साहब का फोन आया। कैसे हो डॉक्टर साहब? मैं तो काफी बोर हो रहा हूँ, अब तो कोर्ट भी बंद हो गया है। वकील साहब ने बोरियत उतारते हुए कहा। मैं बीमार हो गया हूँ वकील साहब, ये कोरोना तो आफत बन गया है, काफी सावधानी बरतती है, लेकिन कौन सा मरीज किस बीमारी से पीड़ित है ये तो एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलता है। शुरुआत में तो सभी मरीज ही देखे हैं, कोई इन्फेक्टेड ना देख लिया हो कहीं। डॉक्टर राज ने अपनी समस्या बताई। वकील साहब ने बातों से संभल दिया और टेस्ट कराने की सलाह दी। वकील लोग सलाह अच्छी देते हैं। डॉक्टर राज ने घर वालों को भी बता दिया था कि वो कोरोना टेस्ट कराएगा और एडमिट भी होना पड़ सकता है। सोरा भी सहमत थी उससे। डॉक्टर राज ने डॉक्टर सिंह को फोन किया और उनके कहे अनुसार हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। डॉक्टर राज को अलग से एक कॉटेज दिया गया था। ये डॉक्टर का डॉक्टर के प्रति सम्मान था, जिसे मेडिकल एटिकेट कहते हैं, तथा ये अपेक्षित भी था। डॉक्टर राज का सैंपल ले लिया गया था और जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। 2 दिन में रिपोर्ट आने की उम्मीद थी। लैब पर बोझ ज्यादा था क्योंकि अभी केवल 2 लैब ही थे राज्य में। कोरोना के मरीज या संदिग्ध मरीजों के लिए बड़ी तकलीफदेह गाइडलाइंस थी। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मरीज को क्वारंटीन में रहना होता है। मरीज को किसी भी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाता। घर वालों से भी मुलाकात की इजाजत नहीं थी। केवल नर्स और डॉक्टर ही समय समय पर आके बीमारी की स्थिति के बारे में हिस्ट्री और डेली राउंड लेते थे। बाकी समय अकेले ही कमरे में रहना होता है। डॉक्टर राज ने क्वारंटाइन को एमबीबीएस के दौरान पढ़ा था, लेकिन आज खुद पर ही लागू होते हुए देख रहा था। डॉक्टर्स मेडिकल टर्म्स के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें बीमारी से डर भी ज्यादा लगता है। एक मजदूर के लिए कोरोना महामारी जीवन भर की थकान मिटाने का माध्यम हो सकता है। ऐसे में जब सरकार उसके तथा उसके परिवार के खाने की तथा दिहाड़ी की जिम्मेदारी ले रही हो, अधिकांश राज्यों की सरकारें ऐसा आदेश जारी कर चुकी थीं कि कोई भूखा नहीं सोएगा। कई स्वयंसेवक संगठन भी इस मुहिम में सरकार की मदद कर रही थी, लेकिन एक सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन के लिए तो ये एक दोहरी मार थी। एक तो सारे धंधे ठप थे और उन्हें अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी थी। डॉक्टर राज के ऊपर तो ये 3 तरफ से प्रहार था। हॉस्पिटल बंद, वो खुद नजरबंद, और हॉस्पिटल सरकार के अधिकृत कर लिया था, लेकिन स्टाफ की तनख्वाह उसे ही देनी थी। खैर कोई बात नहीं, हॉस्पिटल या कोई बिजनेसमैन वैसे भी सोशल लायबिलिटी के तहत दान देता है, अतः ये दान ही सही। अकेला वो ही तो नहीं भुगत रहा था इसे, अभी तो सभी लोग और पूरा देश भुगत रहा है। डॉक्टर राज ने मन में सोचा। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। शेयर मार्केट 1/3 अंकों की डुबकी लगा चुका था। उत्पादन शून्य था, परंतु जनमानस लॉकडाउन के समर्थन में था और सरकार के लगभग सभी आदेशों की पालना हो रही थी। डॉक्टर राज मोबाइल पर कोरोना से संबंधित न्यूज देख रहा था कि कॉटेज के दरवाजे को खटखटाकर एक नर्स अंदर आई। हेलो डॉक्टर साहब, मैं सिस्टर निर्मला हूँ। मेरी बेटी के कान का ऑपरेशन आपने ही किया था। मेरी यहाँ के क्वारंटाइन वार्ड में ही ड्यूटी लगी है। सिस्टर निर्मला ने डॉक्टर राज की तरफ एक सामाजिक मुस्कान देते हुए कहा। अच्छा सिस्टर, कैसी है आपकी बिटिया? डॉक्टर राज ने याद करते हुए दवाई अपने हाथ में ली। बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ था डॉक्टर साहब, अब उसे सुनाई भी अच्छा देता है। सिस्टर निर्मला डॉक्टर राज के सामान को व्यवस्थित करते हुए बोली। पराया धन है साहब, मुझे भी चिंता होती थी उसकी। उसका कान बचपन से ही खराब था, तब दिखा नहीं पाई और मेरी नौकरी भी काफी वक्त बाद लगी थी, इस कारण अब जाकर ऑपरेशन हुआ। विस्तार पूर्वक बताते हुए सिस्टर निर्मला एक बार फिर मुस्कुराई। वापस जाते हुए सिस्टर ने कहा कि अगर कोई तकलीफ हो तो स्टाफ रूम में कॉल कर लेना। उसने स्टाफ रूम का फोन नंबर भी दे दिया। धन्यवाद सिस्टर, डॉक्टर राज ने दवाएं कटकते हुए कहा। जीवन में व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म, जो चाहे अनजाने में किए हों या जानबूझकर किए गए हों, उस व्यक्ति के सामने दोबारा जरूर आते हैं, चाहे वो उसको पहचाने या ना पहचाने। इसी नियम के आधार पर आज भी मानवीयता और सामाजिकता बनी हुई है। लोगों को गलत काम करने के बाद भय होता है। आत्मग्लानि भी इसका परिणाम हो सकती है, आत्मबोध भी और आत्म परीक्षण भी। डॉक्टर राज ने खुद को शुभकामनाएं दी। बुखार भी उतर चुका था और शरीर भी हल्का महसूस कर रहा था। डॉक्टर राज ने साथ में लाई गई एक इन्वेस्टमेंट पर लिखी पुस्तक
जो कि थोड़ी सी बची थी उसे आज पूरा पढ़ने के इरादे से उठा लिया। किताबें एकाकीपन दूर करने की सबसे अच्छी साधन होती हैं। डॉक्टर राज को ये शौक कॉलेज के समय से है। परिवार के साथ बाहर घूमने जाने पर इस शौक के कारण कभी कभार दोनों पति पत्नी में झगड़ा भी हो जाता था, क्योंकि डॉक्टर राज को इधर से उधर टूरिस्ट स्पॉट देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और स्वरा को ये बहुत पसंद था। अक्सर घूमने के दौरान डॉक्टर राज प्रकृति के सबसे सुंदर कोने को ढूंढकर, जो कि सामान्यतः स्विमिंग पूल के पास अथवा होटल के गार्डन में होता है, वहां बैठकर आराम से पढ़ते रहता। लेकिन स्वरा के पास उस जगह के टूरिस्ट स्पॉट की लिस्ट होती, जो कि उसने गूगल से अथवा अपने किसी मित्र से पहले ही पूछ लिए होते हैं। ये लिस्ट पसंदीदा क्रम में होती, जिसमें अंतिम 1-2 टूरिस्ट स्पॉट घूमने से छूट भी जाए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन शुरुआती नहीं छूटने चाहिए। और इस कश्मकश में जीत हमेशा स्वरा की ही होती। डॉक्टर राज किताब पढ़कर थोड़ा लेट गया और दोपहर को फिर सिस्टर निर्मला ने गेट खोला। अब की बार उनके हाथ में खाने का टिफिन था। घर से आया हुआ सादा खाना, खिचड़ी, चपाती और दाल। भूख कम थी लेकिन खाना स्वादिष्ट था, इसलिए डॉक्टर राज ने उसे पूरा खा लिया। तभी डॉक्टर राज के बचपन के मित्र रणविजय सिंह का फोन आया, जिसे सभी मित्र रणसा बन्ना भी बुलाते थे। रणसा का पगड़ी और मूंछों से भारी चेहरा मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। होटल मैनेजमेंट और टूरिस्ट गाइड के साथ साथ वो डॉक्टर राज का बिजनेस पार्टनर भी था। दोनों ने मिलकर जयपुर के बाहरी एकांत इलाके में एक रिजॉर्ट बनाया था, जो अब काफी प्रसिद्ध हो चुका था और अच्छी आय दे रहा था। ये विदेशी सैलानियों की पसंद था, क्योंकि उन लोगों को एकांत पसंद होता है। बरसों तक रणसा बन्ना ने होटल व्यवसाय का अध्ययन करने के बाद इसे बनाया था। कुछ पैसा उसने लगाया था तथा अधिकांश डॉक्टर राज से ही लगवाया। पार्टनरशिप डीड डिसाइड की और मैनेजमेंट, बुकिंग तथा हॉस्पिटैलिटी उसने अपने हाथों में ले ली। डॉक्टर राज कभी कभार एक स्वतंत्र विश्लेषक के तौर पर होटल चला जाता और उसे कुछ कमियां लगती उन्हें बता आता, जो कि पूरी कर दी जाती, इसलिए उसकी गुणवत्ता बढ़ रही थी। डॉक्टर राज ने रणसा बन्ना का फोन उठाया। रणसा, आज याद आई है जब मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया हूं, डॉक्टर राज ने उसे डांटते हुए कहा। जी डॉक्टर साहब, बीबी के पास अभी अभी भाभी जी का फोन आया था। वो बता रही थी कि आपको कोरोना के लक्षण आए हैं। मैं तो डर गया। रणसा ने भोलेपन में टांग खिंचाई की मुद्रा में कहा। हाँ भाई, ले ले मजे, डॉक्टर राज ने खांसते हुए हल्के से कहा। रिजॉर्ट में लगे पौधों पर बरकरार ध्यान देना और स्विमिंग पूल का पानी निकलवा देना। स्टाफ तो वैसे ही कम आ रहा होगा। डॉक्टर राज ने आदेश और कई प्रश्न एक साथ किए। मित्र ही संकट की घड़ी में हास्य विनोद कर सकते हैं। उनके इस आचरण में समर्थन, मदद, डांडस का आश्वासन और दूर रहकर कुछ भी ना कर पाने की कसक व्यंग विनोद के रैपर में लिपटी उस चॉकलेट की तरह होती है, जो खोलना भी आपको ही होता है और चक्कर उसके विचारों के स्वाद की अनुभूति भी आपको ही लेनी होती है। जी हुकुम, आप आराम करो, मैं सब देख लूंगा। केवल 3 जनों का स्टाफ ही रिजॉर्ट आ रहा है। प्रशासन से उन्हें आने की स्वीकृति भी दिला दी है। बाकी को घर पर ही रहने को कहा है। वापसी के लिए उन्हें सूचित कर देंगे। सभी को सैलरी भी दी जा रही है। बुकिंग स्टाफ और रिसेप्शनिस्ट को पहले ही घर भेज दिया है। मार्केटिंग वाला धनंजय अपना काम घर से ही कर रहा है। वो पुरानी ट्रेवल एजेंसी के संपर्क में है। रणसा ने होटल के बारे में विस्तार से बताया। बस आप आराम करो डॉक्टर साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रणसा बन्ना ने एक मैनेजर और जिम्मेदार मित्र के रूप में डॉक्टर साहब की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। ये सदी हुई संयमित भाषा, टूरिस्ट के साथ दोस्ताना संबंध, रिजॉर्ट में हर टूरिस्ट के साथ घुल मिल जाने और स्टाफ में जोश व ऊर्जा बनाए रखने का सहज व्यवहार रणसा को स्टाफ और सैलानियों का पसंदीदा व्यक्ति बना देता था। रणसा बन्ना के रिजॉर्ट बिजनेस के प्रति उसकी वर्षों की मेहनत, देश विदेश में सैलानियों के साथ गाइड बनकर हर होटल और रिजॉर्ट की कार्य प्रणाली समझने की ललक और उसे जीवन में उतारने की इच्छा शक्ति बाकी प्रोफेशनल लोगों से थोड़ी ज्यादा थी। इसलिए वो एक और होटल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उस प्रोजेक्ट का नक्शा आर्किटेक्ट तैयार कर चुका था, लेकिन रणसा के पास फंड्स की कमी थी। तो हमेशा की तरह उसने इस समस्या का समाधान भी डॉक्टर राज से ही चाहा। लेकिन डॉक्टर राज ने कुछ दिन इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कहा। अभी फुर्सत थी तो डॉक्टर राज ने ही उस प्रोजेक्ट के बारे में रणसा बन्ना से पूछा। रणसा तो तैयार था, लेकिन आर्किटेक्ट की डिजाइन उसे पसंद नहीं थी। डॉक्टर राज ने इस प्रोजेक्ट पर उसका साथ देने की हामी भर दी,
लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए और वक्त लिया। प्रोजेक्ट पर डॉक्टर राज की सहमति से रणसा की तो जैसे मन की मुराद पूरी ही हो गई। धन्यवाद हुकुम, आप ठीक होकर आओ, फिर लॉकडाउन के बाद ग्रैंड पार्टी करेंगे और जलसा होगा। रणसा बन्ना चहक कर बोला, ठीक है बन्ना, जब मैं बोरियत महसूस करूंगा तब कॉल करूंगा। खांसी मिश्रित हंसी के साथ डॉक्टर राज ने कहा, जी हुकुम, अपना ख्याल रखो। रणसा ने भी हंसते हुए कहा और बातचीत खत्म करी। डॉक्टर राज ने थोड़ा पानी पिया, उसका गला सूख रहा था और खांसी से गला कटने लग गया था। डॉक्टर राज आंखें बंद करके फिर से बेड पर लेट गया। पता नहीं कब तक ठीक होऊंगा। डॉक्टर राज अपने आप से बुदबुदाया और रणसा के बारे में सोचने लगा, जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। ना ही जरूरत पड़ी थी और ना ही वक्त था किसी के जीवन अध्ययन और अपने जीवन पर किसी के प्रभाव का। लेकिन अब तो वक्त ही नहीं कट रहा था। ये एक अंततः की यात्रा जैसा लग रहा था, जिसमें स्मृतियां और वार्तालाप विश्राम स्थल की तरह थे और इन्हीं विश्राम स्थलों पर यात्रा के अंतिम लक्षण का निर्धारण करना है, नहीं तो अंततः तक भटकना पड़ सकता है। रणविजय और डॉक्टर राज एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उन दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन सपने शुरू से ही बड़े थे। इन समानताओं के साथ परीक्षा में पास रोल नंबर आने के कारण कभी कभार टीचर से नजरें बचाकर नकल कर लेने की सहभागिता ने इस संबंध को नई ऊंचाइयां दी। रणसा के बड़े भाई लोकल टूरिस्ट गाइड थे। बचपन से ही रणसा को भी विदेशियों के साथ फोटो खिंचवाने और उन्हें घुमाने का बहुत शौक था। धीरे धीरे ये शौक जुनून बन गया और उसने अपने जीवन के सपनों की आधारशिला इसी शौक की जमीन पर रखी। अब वो देश विदेश में भी गाइड के रूप में जाने लगा। वाक्य पटुता और अतिथि देवो भव के गुण उसके जीवन में भी नजर आने लगे। उधर डॉक्टर राज के पिता किसान थे और वो इकलौता होने के कारण जिम्मेदार भी था। डॉक्टर राज को अपने सपनों को पूरा करने और गांव के गरीबी वाले माहौल से दूर निकलने का एकमात्र साधन पढ़ाई में ही नजर आया। हालांकि डॉक्टर राज पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन किसी चीज के पीछे पड़ जाने पर उसे पाकर ही दम लेने के गुण ने उसे आखिरकार डॉक्टर बना ही दिया। वे दोनों अक्सर छुट्टियों में एक दूसरे से जरूर मिलते। डॉक्टर राज अपने कॉलेज के सारे वृतांत बताता और रणसा विदेशियों के साथ उसके प्रसंग बताता। जब वो दोनों कमाने लगे तो ये बातें अब देर रात तक होने वाली ड्रिंक्स पार्टी में भी होने लगी। घर वाले परेशान हो जाते थे कि लड़के बिगड़ गए हैं, लेकिन वे दोनों अपने अपने क्षेत्रों में ठीक कर रहे थे, इसलिए उनसे कोई कुछ भी नहीं कहता। वे दोनों आपस में हर एक राज में एक दूसरे के हमराज थे। अब वो उन्हें दफन करके उनके ऊपर अपने सपनों की इमारत बना रहे थे। यूं ही जिंदगी भी दौड़ रही थी। फिर भी कभी कभार होने वाली ड्रिंक्स पार्टी में वे दोनों यादों के गड़े मुर्दों को कब्र से खोद कर निकालते और उन्हें नए कपड़े पहनाकर वापस कब्र में दफना देते थे। इनमें से भी रोमांस के राज वो राज हैं जिनमें बार बार डुबकी लगाने का मन करता है। उस समय की परिस्थितियां, नादानियां, बिखरना, समेटना और सब कुछ रह रहकर उनकी आंखों के सामने घूम जाता। ये रोमानियत नशे को और बढ़ा देती थी और उन्हें अब इन यादों का भी नशा हो गया था। ये यादें ऐसी थीं जो अंततः रेगिस्तान की तरह फैली हुई थीं, जिनमें हमेशा यादों के नए नए पेड़ लगाने की कोशिश की जाती, लेकिन अगले दिन ही उन्हें सुखा देते। ये यादों का रेगिस्तान दिन के समय सूना, उजड़ा हुआ और अपने आप उगे कंटीले पेड़ों का विशाल साम्राज्य था, जो इतना विषम लगता जैसे कि दिन में ऑफिस, घर के कामों में व्यतीत होने वाला समय ऐसे रोमांटिक प्रसंगों को याद करने पर लगता है। लेकिन वही यादों का रेगिस्तान रात को शराब के नशे में शीतल रेत के टीलों से टकरा कर आने वाली ठंडी हवा से ऐसा लगता मानो जैसे स्वर्ग से इसी जमीन पर आ गया हो। कभी आंखें भी नम होती और गलतियों पर प्रायश्चित करने का भी मन होता, लेकिन अब भूतकाल में वापस नहीं जा सकते थे। डॉक्टर राज मानता था कि जीवन कोई सांचा नहीं है और भूतकाल की घटनाएं कोई खिलौना नहीं, जो सांचे में मनमाफिक फेर बदल कर नया खिलौना बना सके। उन पुरानी यादों को सोचकर डॉक्टर राज मन ही मन हल्का सा मुस्कुराया और करवट बदल कर लेट गया। उसे थोड़ी देर में नींद आ गई, लेकिन खांसी की वजह से लगभग 1 घंटे में ही नींद खुल गई। मुंह पर हमेशा मास्क लगे रहने की वजह से वैसे ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और ये खांसी तो इतनी थी कि इससे गले से लेकर छाती में दर्द शुरू हो गया था।
खांसने के लिए अब बैठना पड़ता था। खांसते खांसते कानों में भी झंझनाहट होने लगी थी। डॉक्टर राज ने गहरी सांस ली और पानी पिया। एक नई किताब लेकर उसके पन्ने पलटने लगा। आज किताबें भी मित्र नहीं लग रही थी, क्योंकि जान की सलामती पहले चाहिए, मित्रता बाद में, और किताबों में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ था। तभी भगवान के रूप में डॉक्टर सिंह इवनिंग राउंड पर अंदर आए। डॉक्टर राज ने अपनी परेशानियां डॉक्टर सिंह को बताई। उन्होंने दवाई बढ़ाई और मानसिक संबल देने वाले शब्द कहे और फिर चले गए। शाम को सिस्टर निर्मला फ्रूट सलाद लेकर आई, जो शायद वो अपने खाने के टिफिन में एक्स्ट्रा लेकर आई थी। लेटे लेटे शरीर अकड़ गया था तो डॉक्टर राज ने कमरे में ही टहलना शुरू कर दिया। एक दो पुराने मरीजों के फोन आए। उन्हें फोन पर ही कंसल्टेंट दी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका डॉक्टर भी अब मरीज है। घर पर वीडियो कॉल की तो बातों से लगा कि वो सभी चिंतित थे। बच्चे भी याद कर रहे थे। कुमार मासूम आवाज में घर आने के लिए बोल रहा था। डॉक्टर राज भी थोड़ा भावुक हो गया। बड़ी विकट परिस्थिति थी। बीमारी में भी वो अपने घर वालों के साथ नहीं, पैसा रसूख कोई मदद नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर राज को मदद की पहली खेप सिस्टर निर्मला के रूप में मिल गई और वो उसका अच्छी तरह ख्याल रख रही थी। व्हाट्सएप पर कुछ मेडिकल कॉलेज के मित्रों ने पुरानी यादों के फोटो डाले तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। तभी डॉक्टर समीर का फोन आया, जो मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर तक डॉक्टर राज का रूम पार्टनर था और कॉलेज की हर घटना का साक्षी था। डॉक्टर राज पुरानी यादों में गोता लगाते हुए काफी देर तक तो मोबाइल पर उसके कॉल को देखता रहा। फिर उसने फोन उठाया। कैसा है पार्टनर, क्या चल रहा है जयपुर में? उम्मीद के मुताबिक चिरपरिचित शब्दों में डॉक्टर समीर ने पूछा। कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है यहाँ महामारी, डॉक्टर राज ने खांसते हुए कहा। डॉक्टर राज जब भी हंसने की कोशिश करता, खांसी जरूर आ जाती, लेकिन मित्रों के साथ हंसी से बात करना एक कंडीशनल रिफ्लेक्शन था, जिसे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब ये आदत बन चुका है। डॉक्टर राज की दबी हुई आवाज खांसी के कारण अस्पष्ट हो गई थी। वो पानी पीकर खांसी को दबाने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ राज, बीमार है क्या? डॉक्टर समीर ने आशंका से पूछा। हाँ यार, अभी एडमिट हूँ, खांसी ज्यादा है और कल तक बुखार भी था। कोरोना सस्पेक्ट के चक्कर में थ्रोट स्वैब भी कराया है। 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, तब तक क्वारंटीन में हूँ। थोड़ा रुक कर डॉक्टर राज ने सभी प्रश्नों के जवाब दिए जिन्हें समीर पूछना चाहता था। डॉक्टर राज को पता था कि डॉक्टर समीर किसी छोटी सी बात को भी कितना बड़ा खींच सकता है और बहुत प्रश्न पूछता है। उसे कॉलेज में सभी मिस्टर क्वेश्चन मार्क भी बुलाते थे। अरे तूने बताया नहीं, किसी को पता भी नहीं है ग्रुप में, बीमारी छुपाता क्यों है? फिर एक बार प्रश्नों की बारिश की डॉक्टर समीर ने। क्या कर लेता तुझे बताकर? कोरोना भी सस्पेक्ट है, अभी कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ हूँ, डॉक्टर राज ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। आवाज में थोड़ी सख्ती और शिकायत थी। तब जाकर वो थोड़ा शांत हुआ। चल ठीक है, मान लिया भाई। हम सभी की ग्रुप में पुरानी फोटो देखकर याद आ गई थी यार, क्या दिन थे वो, डॉक्टर समीर ने हंसते हुए कहा। उनके एमबीबीएस बैच का एक सोशल ग्रुप व्हाट्सएप पर है और हर दिन कोई ना कोई कमेंट, फोटो और वीडियो अपलोड करता रहता है, तो लगता है कि अभी कल ही तो मिले थे। लेकिन इस सोशल मीडिया ने आभासी दुनिया को वो स्क्रीन बना दी है कि हम देख तो सकते हैं लेकिन भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से अब ये परिवारों में भी होने लगा है। हाँ यार समीर, वो दिन आज के हिसाब से स्वर्ग में रहने जैसे थे और हम उन दिनों इसलिए पढ़ाई कर रहे थे ताकि आगे का जीवन स्वर्ग में बिता सकें। लेकिन फिर भी हमने वो दिन अच्छे जिए। कुछ बैचमेट की तरह कुर्सी से चिपक कर केवल पढ़ते हुए ही नहीं काटे वो दिन। आत्ममुग्धा से बोलते हुए डॉक्टर राज ने पानी का एक घूंट पिया और गले को साफ किया। उसकी आवाज दबी हुई थी और पिछले दिनों की यादों के भावनात्मक ज्वार ने उसे और दबा दिया था। हाँ भाई बिल्कुल, वो फतेह सागर की पाल, वो नयन सुख प्राप्ति, क्लास बंक करके केसरी की चाय की थड़ी पर बैठना, देर रात तक ताश खेलते रहना, बस पढ़ाई छोड़कर सब कुछ किया हमने। समीर की आवाज में ठहराव था। लगता है डॉक्टर समीर को भी कोरोना काल का एकाकीपन खल रहा था, अन्यथा कॉलेज छोड़ने के बाद उसने ये बातें कभी नहीं की थी। ये प्राकृतिक प्रकोप उन्हें अपने मूल रूप और स्वभाव को देखने का अवसर दे रहा था। शायद सभी ने प्रकृति और अपने आप से कुछ ज्यादा ही छेड़छाड़ कर ली थी। प्रकृति अपने संतुलन में लगी थी और वो असंतुलित हो गए थे।
दोनों ने और भी काफी घटनाओं को याद किया। वे खूब खिलखिलाए और आत्मविभोर हुए। अन्य बैचमेट से भी बात करने की कहकर उन्होंने अपनी यादों के झोंके को विश्राम दिया। इस दौरान डॉक्टर राज को काफी कम खांसी हुई थी। बीमारी पर ज्यादा ध्यान देने से वो और भी बढ़ती है। उसके साइकोसोमैटिक कनेक्शन बनने लगते हैं। अब इस नियम का खुद पर एहसास हो रहा था डॉक्टर राज को। डॉक्टर राज को अभी 2 ही दिन हुए थे क्वारंटीन में आए हुए और हालत कैदियों जैसी हो गई थी। दाढ़ी बढ़ गई थी, अनिद्रा की वजह से आंखें भी सूज गई थी। भय और बेचैनी का मिश्रण चेहरे से महसूस हो रहा था। वो बार बार कांच में अपना चेहरा देखता रहता। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो वास्तविक उम्र से काफी उम्र का लग रहा है। अनुमानित उम्र में लगभग 10 साल का फर्क लग रहा था। डॉक्टर राज ने एक बार फिर निश्चय किया कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो और सभी अव्यवस्थाएं पटरी पर आ जाएं तो फिर शरीर पर ध्यान दूंगा। प्रोफेशन के हिसाब से तो ज्यादा उम्र का दिखना ठीक है। लोग अनुभवी डॉक्टर समझते हैं तो उन पर परामर्श की बातों का असर होता है, लेकिन कई अन्य मामलों में कोई उसे अंकल कहे ये भी तो ठीक नहीं है। डॉक्टर राज मन ही मन सोचते हुए मुस्कुरा दिया। बिल्कुल पक्का, अब की बार तो स्लिम होकर ही रहूंगा। डॉक्टर राज कमरे में बुदबुदाया। कमरा इतना शांत था कि वापस वही आवाज की इको उसके कानों में दोबारा आई। वो फिर पलंग पर लेट गया। घर पर बात करी। सभी अब उसके क्वारंटीन में रहने के अभ्यस्त हो रहे थे। सोरा कुछ ज्यादा ही परेशान थी, लेकिन डॉक्टर की पत्नी हो तो उसे समझदार होना ही चाहिए। डॉक्टर राज ने ऐसा समझाकर उस पर कर्तव्य बोध का बोझ डाल दिया और बातचीत के दौरान खांसी को रोके रखा। वो सोरा को चिंतित नहीं करना चाहता था। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे डॉक्टर राज की पीठ सुन्न होने लगी थी। पसीना आता रहता था क्योंकि बीमारी की वजह से एसी बंद था और पंखा भी कम स्पीड पर किया हुआ था। नींद लेने की कोशिश में करवट लेकर आंखें बंद की तो कॉलेज के प्रसंग आंखों के सामने आने लगे। तो दोस्तों, ये था पृथ्वीराज सिंह द्वारा लिखा हुआ फर्स्ट एंड हाफ डार्लिंग का दूसरा अध्याय। ऐसे ही और भी अध्याय हैं जिनको सुनने के लिए आप हमारे साथ यानी कि बुक ऑडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं वैभव द्विवेदी आपसे अलविदा लेता हूं और मिलता हूं अगले अध्याय में।